नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट की। दो जजों की बेंच का जजमेंट है और उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दी है उसको जानने की आवश्यकता। मुझे लगता है हर वो व्यक्ति जो कि चेक काटता है, चेक लेता है, चेक से देनदारियाँ करता है, ऋण पर चेक देता है, उन सबको वो चेक का ये जो प्रकरण है वो महत्वपूर्ण है। हम सबको याद होगा कि पीछे मैंने इस विषय पर एक पूरा लेक्चर रिकॉर्ड किया था जिसमें हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि अगर चेक पर डेट डाली गई है, मतलब जिस समय चेक दिया गया उस समय वो ब्लैंक था, ब्लैंक चेक पर साइन कर दिया था, साइन करने के बाद जो ड्रॉई था उसने उस पर उसको भर लिया था, भरने के बाद उसने लगाया चेक बाउंस कर गई। चेक बाउंस करने के बाद सेक्शन 138 का केस हुआ था। सेक्शन 138 के विषय में जानना चाहिए कि पहले सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का अपराध नहीं था, मतलब क्रिमिनल नहीं माना जाता था, सिविल का मुकदमा करना होता था और सिविल का मुकदमा हम लंबे समय तक चलाते थे, 2-4-5 साल 10 साल भी खिंच जाते थे और लोग कहते थे कि ठीक है बाद में समझौता कर लेंगे। लेकिन बाद में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में सेक्शन 138 को ऐड करके इसको क्रिमिनल लॉ बना दिया गया और अब ये प्रावधान है कि अगर कोई चेक बाउंस होता है तो फिर आपके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई होगी और क्रिमिनल कार्रवाई के अतिरिक्त 2 गुना तक आपसे हर्जाना मांगा जा सकता है या ऑर्डर किया जा सकता है। ऐसा ही एक मामला आया जिसमें ब्लैंक चेक पर दस्तखत कर दी गई, बाद में उसको भर दिया गया, भर कर वो लगाया गया तो लगाने के बाद वो बाउंस कर गया। बाउंस करने पर सामने वाली पार्टी 138 में हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट में उसने कहा कि साहब इन्होंने जब चेक लगाया था तो इन्होंने अपने हाथ से उसको भर लिया और अपने हाथ से भरने के बाद इन्होंने लगा दिया, जो कि मटेरियल अल्टरेशन है, सेक्शन 87 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का उल्लंघन है। मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जिसके तहत ये मुकदमा किया जाता है उसके सेक्शन 87 के बारे में आपको बता दूं। सेक्शन 87 ये कहता है कि अगर कोई चेक काटी गई है और चेक में किसी प्रकार से भी मटेरियल अल्टरेशन किया गया है या उसमें बदलाव किया गया है, सिर्फ इंटेंशन जो करने का था, यानी कि जो ड्रॉयर का इंटेंशन था, उस इंटेंशन को छोड़कर कुछ और करने का प्रयास किया गया है या उसको अल्टरेट करने का प्रयास किया गया है तो वो इनवैलिड हो जाती है। अब हमने जो नए नियम बनाए उनमें बैंकों में किसी प्रकार का अब वो अल्टरेशन स्वीकार ही नहीं करते। आपने तारीख डाल दी, तारीख बदल कर अगर डाली गई, कोई उस पर काटपीट हो गई तो अब वो चेक लेते ही नहीं है, यानी कि वो चेक वैलिड नहीं है। चेक वैलिड वही है जो एक बार लिखा गया हो और वो ले ली जाए। अब ये जो तारीख डाली गई थी बाद में और इसमें जो पार्टी का नाम भरा गया था या जो भी अमाउंट भरा गया था, वो हाई कोर्ट ने मटेरियल अल्टरेशन माना था। ये कहा था कि आपको पहले नोटिस इशू करना चाहिए था ड्रॉयर को नोटिस इशू करने के बाद उससे सहमति लेनी चाहिए थी, सहमति लेने के बाद उसमें अमाउंट भरा जाना चाहिए था या उसमें डेट भरी जानी चाहिए थी ताकि वो फंड की व्यवस्था कर सके। चूँकि आपने ये व्यवस्था नहीं की थी, उसको नोटिस जारी नहीं किया था और आपने एक समय पर वो चेक लगा दी, ये इनवैलिड चेक हो जाती है और इसको मटेरियल अल्टरेशन कहा जाता है। ये हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था। पूरे देश में इस पर तहलका हुआ था क्योंकि पूरा व्यापार तो ऐसे ही चलता है हमारे देश में। या तो हम मौखिक रूप से व्यापार करते हैं, मौखिक रूप से व्यापार का मतलब ज़्यादातर व्यापारियों के विषय में तो यही कि भाई दे जाओ, हम शाम तक दे जाएंगे, 1 महीने में उसका पेमेंट हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा। इस बात को अगर आप देखेंगे तो जीएसटी में जिस प्रकार से संशोधन केंद्र सरकार ने किया है उस पर भी बड़ा हंगामा हो रहा है, जब उन्होंने कहा कि हम 1 महीने की लेनदारी को मानेंगे और 1 महीने के बाद की लेनदारी या 2 महीने जो भी टाइम दिया है उसके बाद की लेनदारी को नहीं मानेंगे। यानी कि जब आप अपने अकाउंट में ये चढ़ाएंगे कि हमारा इतना पैसा वहाँ से बाकी है और आप चढ़ाओगे कि हमें पैसा देना है, तो 1 महीने का या 1.5 महीने का जो भी समय दिया है उसका फ़र्क होना चाहिए। इससे ज़्यादा का हम आपके अकाउंट में मान लेंगे और आपके अकाउंट में मानते हुए जीएसटी काट लेंगे, जीएसटी आपके ऊपर ड्यू बना देंगे। हंगामा चल रहा है। तो कुल मिलाकर बात ये आती है कि हमारे यहाँ क्रेडिट पर काम चलता है। मैन्युफैक्चरर तैयार करता है सामान और उसको बेचता है, परचेजर उसको परचेज करता है और कहता है जब बिक जाएगा तो पेमेंट कर देंगे। ये हमारे यहाँ का चलन चल गया है। इसीलिए व्यापारियों के पास पैसा कम और कर्जा ज़्यादा है। और कर्जा किसका है? वो लोग जो इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने फैक्ट्रियाँ लगा रखी हैं, फैक्ट्रियों में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, या हो सकता है शेयर मार्केट से पैसा उठा रखा हो सकता है कि उन्होंने मार्केट से इन्वेस्टमेंट करवाया हो, कुछ भी हो सकता है। खैर, लेकिन विषय ये है कि
चेक जो है वो अगर ब्लैंक दे दी गई थी सिक्योरिटी पर्पस से, क्योंकि जनरली हम प्रॉमिस पर करते हैं तो प्रॉमिसरी नोट बनाओ, 3 प्रकार के नोट बनते हैं। एक को हम प्रॉमिसरी नोट कहते हैं, जिसको हम वचन पत्र कह देते हैं, तो वो लिख कर देता है मैं धारक को ये इतने दिन में इस तारीख को पैसे वापस देने का वचन देता हूँ, सील लगाएगा, दस्तखत करेगा और दे देगा। वो भी कोर्ट में 138 में ही चैलेंजेबल है। दूसरा बिल ऑफ एक्सचेंज दे देता है। बिल ऑफ एक्सचेंज भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आता है कि मैंने बिल बनाया, आपको दिया, आपने वो बिल किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र कर दिया, बोले वो पैसे देंगे, मैं लेने आया लेकिन वो पैसे देंगे। मैंने उससे कंसल्ट किया, उसने कहा ठीक है आप बिल मेरे पास भेज दो, मैं पेमेंट दे दूंगा, तो बिल एक्सचेंज हो गया। अब उस बिल पर अगर पेमेंट नहीं हुआ तो फिर क्लेम बनता है और चैलेंज बनता है, वो चैलेंज कर देगा। तीसरा जो हमारे पास है वो प्रॉमिसरी नोट ही है, वो चेक है। चेक में पहले से प्रॉमिस होता है, पहले से वो प्रिंटेड होती है और उसमें अमाउंट भर दिया जाता है या उसमें, तो वो तरीका चलते चलते ये आ गया कि भैया हमें ब्लैंक चेक दे दो, हम तो आपको सामान तब देंगे, या मैं आपको कर्जा दे रहा हूँ तो मुझे ब्लैंक चेक दो। अब मरता क्या ना करता, क्यों? क्योंकि जिसने कर्जा लिया है वो कह रहा है, कर्जा देने वाला बैंक मतलब बैंकर या जो भी ऋणदाता है वो ये कह रहा है कि भैया मैं तभी आपको दूंगा जब आप मुझे ब्लैंक चेक साइन करके दोगे। जिसको पैसे की ज़रूरत थी उसने साइन करा और दे दिया। साइन खुद किया, वॉलंटरी उसको हैंडओवर किया। अब जब पेमेंट का नंबर आया तो उसने अपने हाथ से भरा और लगा दिया। अब कितना अमाउंट भरा ये दोनों के बीच की वार्ता थी। चेक लग गया। चेक लगने के बाद ये जो नया प्रकरण आया, जिसका साइटेशन आप जानना चाहें तो रमेश वर्सेस के कोथा नंदरामन के रमेश वर्सेस के कोथा नंदरामन, क्रिमिनल अपील नंबर 763/2024। ये इसका साइटेशन है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट से पहले ये लोअर की कोर्ट में गया। लोअर की कोर्ट में उसने कहा, जिसको पैसा देना था या जिसके खिलाफ बाउंस हुआ, उसने कहा कि साहब हमने इनको ब्लैंक चेक दिया था, हमने ही दिया था, लेकिन इन्होंने अमाउंट भर लिया, अपने मन से अमाउंट भर लिया, अपने मन से डेट डाल दी, और ये जो हमारा सिग्नेचर है वो पुराना है, ये पुरानी चेक है, और पुरानी चेक हमने कभी दी थी, और ये बताया होगा। ये होता भी है कभी कभी कि भाई हमने चेक बनाकर दे दी, उसने पेमेंट भी दे दिया, लेकिन चेक के लिए जब मांगा तो उसने कहा अभी दे रहे हैं, अभी दे देंगे, चिंता मत करो, दे देंगे, रखी हैं दे देंगे, वहीं पड़ी हैं दे देंगे, खो गई हैं दे देंगे। वो ऐसे करता रहता है, और फिर एक दिन अचानक उसने उसमें अमाउंट भरा और उसको लगा दिया। चाहे उनके बीच में डिस्प्यूट हो गया हो, उनके बीच में व्यापार कम हो गया हो, कोई किसी प्रकार की अनबन हो गई हो, पारिवारिक बात हो गई हो, या कुछ और हुआ हो, पार्टीबंदी, कुल मिलाकर उसने, ये भी संभव है कि चेक जो उसके पास पड़ा था, जिसका वो देनदार नहीं था, वो चेक उसने साइन करके जमा कर दिया। अब सेक्शन 87 बनाम सेक्शन 20, क्योंकि सेक्शन 20 ये कहता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का कि अगर ड्रॉयर ने चेक साइन करके दे दिया है और उसको कुछ इनकम्प्लीट रह गया है, तो ये ड्रॉई उसको कंप्लीट कर सकता है। यानी कि जिसको चेक दिया गया है, ड्रॉयर का मतलब मैंने बनाया, बैंक को दिया, तो बैंक उसको कंप्लीट कर सकता है, लेकिन जो उसके सिग्नेचर हैं वो प्रॉपर होने चाहिए और चेक हैंडओवर हाथ से किया जाना चाहिए, वॉलंटरी किया जाना चाहिए, उससे छीना ना गया हो, उसे चुराया ना गया हो, उसने वॉलंटरी उसको दे दिया। तो सेक्शन 20 कह रहा है कि वो भर सकता है। पुरानी हाईकोर्ट की रूलिंग कह रही है कि नहीं, वो 87 के तहत अल्टरेशन माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के पास बात आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप केयरफुली इसको पढ़ेंगे, मतलब सेक्शन 20, सेक्शन 87 और सेक्शन 139। अब सेक्शन 139 क्या कहता है? क्योंकि 138 का मुकदमा है, 138 का मुकदमा मतलब चेक बाउंसिंग का मुकदमा है। 139 ये कहता है कि होल्डर जो है, जिसके हाथ में चेक है, वो ये माना जाएगा कि वो लेनदाता है, उसको सामने वाले से पेमेंट लेना है, ये माना जाएगा और ये प्रिज्यूम किया जाएगा, ये अवधारणा की जाएगी कि उसको लेना है पैसा जिसके हाथ में चेक है। अब इसमें दो भेद हैं, होल्डर एंड होल्डर ड्यू कोर्स। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बताया गया। होल्डर का मतलब है कि मैंने अपने चपरासी को चेक दे दिया। होल्डर का मतलब है मैंने अपने भाई बहन पड़ोसी को चेक दे दिया और बोले मेरे पेमेंट निकाल लो। मेरा चपरासी अक्सर पेमेंट निकाल कर लाता है। अब चपरासी पेमेंट निकालने गया
उसने अकाउंट पे ही लगा दिया, चेक बाउंस हो गया, वो मेरे खिलाफ मुकदमा करता है। तो सेक्शन 139 तो ये कहता है कि जिसके हाथ में चेक है या जो होल्डर है चेक का, वो जेन्युइन लेनदाता माना जाएगा कि उसको लेना है पैसे। होल्डर ड्यू कोर्स वो होता है जिसको किसी पेमेंट के डिस्चार्ज में या डेट में पेमेंट लेना, डेट में मतलब कर्ज का पेमेंट लेना है कि हमने भैया कर्ज दिया था वो लेना है, या फिर आपको पेमेंट, मैंने को सामान बेचा था उसका पेमेंट लेना था, यानी कि जेन्युइनली कंसिडरेशन के लिए मुझे पैसा चाहिए था। कंसिडरेशन कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट तभी कंप्लीट माना जाता है एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब दो लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होता है, यानी कि प्रतिफल होता है। बिना प्रतिफल के कोई एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं होता, वो शून्य होता है, कुछ अपवादों को छोड़कर। तो यहां पर बात ये आती है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स अगर है तो वो पक्का है, यानी कि किसी बात को लेकर उसको पैसे लेने थे, या कोई सामान उसने बेचा इसलिए पैसे लेने थे, या उसने कर्जा दिया इसलिए पैसे लेने थे, तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स हो गया। यहां सेक्शन 139 होल्डर इन ड्यू कोर्स की बात नहीं करता। सेक्शन 139 ये कहता है कि जिसके हाथ में चेक है ये माना जाएगा कि उसको पेमेंट लेना था, जब तक कि जो ड्रॉयर है जिसको पैसा देना था वो कोर्ट में ये ना सिद्ध कर दे कि नहीं साहब ये होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, मैंने एवे इनको दिया था। अब उसको सिद्ध करने के लिए जब वो सिद्ध कर देगा ये मेरे चपरासी हैं, मैंने तो इनसे पैसे पे अब अक्सर निकलवाता हूं, मैंने दिया था, कोई इनका ना तो मेरे ऊपर कर्जा है ना मुझे इनके पैसे देने थे, लेकिन ये चूंकि बाउंस हो गया, मैंने इनका नाम काटा था कि अब ले आओ, ये बाउंस हो गया इसलिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स वो सिद्ध कर रहा है कि ये होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। ऐसा अगर वो रिब्यूट कर देता है, यानी कि उसका प्रतिसंग्रहण कर देता है, वो रिब्यूटेबल है, रिब्यूट कर देता है, तो प्रिजम्पशन खत्म हो जाता है, अवधारणा खत्म हो जाती है। अवधारणा क्या है? अवधारणा वो है कि ये माना जाएगा कि जिसके हाथ में चेक है वो लेनदाता है और जिसने चेक काटा है उसको पैसे देने हैं, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स होने के नाते उसको अवधारणा को समाप्त किया जा सकता है। यहां पर बात आती है कि सेक्शन 20, सेक्शन 87 और सेक्शन 139 नीचे सेशन कोर्ट में गया होगा, उन्होंने डिसमिस कर दिया। हाई कोर्ट गया तो हाई कोर्ट ने ये रूलिंग दे दी कि चूंकि ये क्लेम है कि जो चेक काटा गया था उस समय जो साइन किया गया उसके बाद इसको भरा गया है, वो चेक ब्लैंक था, और अगर उस समय उसको भरा गया है तो ये मेजर अल्टरेशन माना जाएगा, और मेजर अल्टरेशन होने के नाते ये चेक अब वैलिड नहीं बचा। तो ये कैसे पता लगे कि भाई उसी समय साइन किया गया था नहीं किया गया था? उसके लिए फॉरेंसिक जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट ने उसको फॉरेंसिक जांच के लिए आदेश कर दिए और नीचे सेशन कोर्ट को बोला कि इसकी फॉरेंसिक करवाओ, ये पता करवाओ कि वाकई में चेक जिस समय भरा गया था उस समय ही दस्तखत हुए थे या दस्तखत पहले हुए और चेक बाद में भरा गया। क्योंकि अगर ये सिद्ध हो जाता है फॉरेंसिक से कि चेक बाद में भरा गया, दस्तखत पहले कर दिए गए थे और ये ब्लैंक चेक दिया गया था, तो ये माना जाएगा कि ये मेजर अल्टरेशन है। इसका मतलब हो गया चेक इनवैलिड हो गया। और अगर साथ में ही एक साथ सब कुछ हुआ था, इंक चेक की जाती है, दबाव चेक किया जाता है, समय चेक किया जाता है, ये फॉरेंसिक वाले बताएंगे। तो फॉरेंसिक अगर ये कहता है एक साथ ही एक ही दिन एक ही सिस्टम से भरा गया था तो चेक वैलिड है। हाई कोर्ट ने जब ये ऑर्डर कर दिया तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आ गई पार्टी। सुप्रीम कोर्ट से उसने कहा कि साहब इन्होंने मुझे ब्लैंक चेक दिया था, इस बात पर कोई डिस्प्यूट नहीं है, यानी कि दोनों पार्टियां डिस्प्यूट नहीं कर रही कि हमने ब्लैंक चेक नहीं दिया था। दोनों पार्टियां इस बात पर भी डिस्प्यूट नहीं कर रही कि दस्तखत प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर दस्तखत हैं, इस बात को दोनों एग्री है। चेक दिया गया, इस बात को भी एग्री है। चेक चुराया नहीं गया, चेक छीना नहीं गया, चेक जबरदस्ती नहीं निकाला गया, चेक बंदूक दिखाकर नहीं लगवाया गया, सब बात पर एग्री है। केवल वो ये कह रहा है कि चेक पर जब मैंने दस्तखत किए थे तो मैंने ब्लैंक दिया था, इन्होंने जो भरा है वो बाद में भरा है और मेरे बिना पूछे भरा हुआ है, अमाउंट भी डिस्प्यूटेड है, जितने का चेक होना चाहिए उतना चेक नहीं है, मैंने इनको दिया था, इस बात को स्वीकार करता हूँ। इसलिए इसकी फॉरेंसिक होनी चाहिए जिससे ये पता लग जाए कि वाकई में ये मेजर अल्टरेशन है और चेक इनवैलिड घोषित हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे पहले बीर सिंह का जजमेंट है। बीर सिंह बनाम मुकेश कुमार 2019 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है। ऑनरेबल जस्टिस बीवी नागरत्ना और ऑनरेबल जस्टिस एजी मसीह इनकी अदालत का केस है। उन्होंने बीर सिंह बनाम मुकेश कुमार के जजमेंट को रिलाय किया और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर केयरफुली सेक्शन 20
जो कि ये कहता है कि चेक अगर इनकम्प्लीट है तो ड्रॉई भर सकता है। सेक्शन 87 और सेक्शन 139। सेक्शन 87 मतलब अगर ये मेजर अल्टरेशन देख लिया जाए, क्योंकि मेजर अल्टरेशन सेक्शन 87 में ये भी लिखा है कि अगर उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए को छोड़कर मेजर अल्टरेशन किया जाता है तो फिर ये इनवैलिड हो जाता है। और सेक्शन 139 केयरफुल प्रिजम्पशन, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब ये डाउट ही नहीं है कि चेक इन्होंने दिया है और ये डाउट ही नहीं है कि सिग्नेचर इनके हैं, तो फिर ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि सेक्शन 20, 87, 139 को पढ़ते हुए कि चेक ड्यू कोर्स में है, यानी कि इनकी देनदारी बनती है, इनको देना चाहिए, इसके लिए किसी फॉरेंसिक की आवश्यकता नहीं। और अगर बाद में भरा भी गया है, ध्यान से सुनिए, अगर बाद में भी भरा गया है तो भी सेक्शन 87 का मेजर अल्टरेशन यानी कि बड़ा बदलाव चेक में स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये कोई बदलाव नहीं है, ये उद्देश्य की पूर्ति के लिए सेक्शन 20 के तहत ड्रॉई इसको भर सकता था, ऐसी पावर ड्रॉई को दे रखी है। और इसलिए ये फॉरेंसिक का जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर को सेट असाइड किया जाता है, वीर सिंह के जजमेंट को स्वीकार किया जाता है और जिसने चेक काटी उसके ऊपर लायबिलिटी बनती है और उसको पेमेंट करना है, ये बात स्वीकार की जाती है। अब जो डिस्प्यूट बचता है, मतलब नीचे लोअर कोर्ट में फिर से चला जाएगा क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर कैंसिल हो गया, तो नीचे जो ट्रायल कोर्ट है उसमें फिर से चला जाएगा। तो अब ये डिस्प्यूट बचेगा कितने में होल्डर इन ड्यू कोर्स बनता है। 1 लाख की बकाया था और 20 लाख का चेक बना लिया था उसने, तो फिर आप 1 लाख पर मुकदमा लड़िए। 5 लाख की बकाया था, उसने 50 लाख बना लिया था, तो फिर आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि इनका 5 लाख की ही देनदारी मेरी बनती थी और इन्होंने 50 लाख साइन कर दिया। 50 लाख जो कह रहा है उसके फेवर में प्रिजम्पशन तो जाएगा, लेकिन उसको भी अगर डिस्प्यूट पैदा होता है तो ये सिद्ध करना पड़ेगा किस मद में उसको पेमेंट लेना था, यानी कि वो कर्जे को वसूल रहा था, उसका कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, कोई डॉक्यूमेंट होगा, या फिर उसने कोई सामान इनको बेचा था जिसके कंसिडरेशन के लिए ये पेमेंट आया होगा, कुछ भी ये सिद्ध करना पड़ेगा। तभी इसका मतलब ये हो गया कि ब्लैंक चेक का खाली साइन करने से अब आप 100% फंस जाएंगे, क्योंकि वॉलंटरी आपने साइन किया है, वॉलंटरी मतलब अपनी स्वेच्छा से आपने चेक दिया है, अपनी स्वेच्छा से आपने चेक साइन किया है, भले ही बाकी कॉलम आपने ब्लैंक छोड़ दिए थे तो भी आपकी देनदारी बनती है। अब जो रिब्यूट किया जा सकता, प्रिजम्पशन आपके अगेंस्ट में चला जाता है। अब आप उसको खंडन करिए कि ये क्यों इनवैलिड है और कैसे इनवैलिड है। ये होल्डर इन ड्यू कोर्स, यानी कि इनकी कोई लेनदारी मेरी नहीं थी, मैंने तो एवे इनको दे दिया था, ये मेरे दोस्त थे, मैंने कहा पैसे निकाल लाओ, ऐसा कुछ आपको सिद्ध करना पड़ेगा, तभी इसमें लाभ मिल सकता है। अदरवाइज ये मामला हाथ से निकल चुका है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा, अगर तुमने वॉलंटरी साइन किया था, ब्लैंक चेक आपने दिया था, अपनी मर्जी से दिया था, तो तुम देनदार बन जाते हो। यानी कि वो व्यक्ति जिसने भले ही एवे किया था वो भी अब फंस जाएगा। अब उसको सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर जाता है जो ये कह रहा है कि ये चेक जो मैंने दिया था, इस चेक में जो अमाउंट भरा था या जो हमारी कंडीशनें थी वो कंडीशनें इन्होंने फॉलो नहीं की हैं, इस नाते इनकी देनदारी मेरी देनदारी नहीं बनती, इनका अधिकार भी नहीं बनता। ये सिद्ध करना पड़ेगा, अदरवाइज बुरी तरह फंस चुके हैं। अगर आपने ब्लैंक चेक वैसे ही दिया था, कितने का दिया था ये विषय पहले नहीं है। पहले विषय यह है कि चेक आपका था, सिग्नेचर आपके दिया आपने था, कोई लेनदारी थी। अब आप उसको काटते फिरिए कि नहीं साहब ये क्यों और कैसे और क्या हुआ था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।